जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एनपीएमएस रीजनिंग क्लासेस प्रयागराज में। जैसा कि दोस्तों आप लोग को पता है कि अभी एसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, सीजीएल का दोस्तों, और एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों। तो मैं आप लोगों के लिए दोस्तों, जैसा कि अभी पीछे मैंने आपको एक वीडियो दिया था दोस्तों, संविधान का मैं जीएस का पोर्शन लेके चल रहा था दोस्तों। तो कुछ कारणों की वजह से दोस्तों संविधान का मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो दोस्तों मैं आज संविधान के आगे अगले सेशन की मैं शुरुआत करता हूँ दोस्तों। जैसा कि हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे थे, तो दोस्तों आज हम लोगों का ये दूसरा वीडियो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का। तो दोस्तों जिसमें हम लोग 15 सवाल पिछली वीडियो में कर चुके थे, 15 के आगे हम लोग आज 16वें सवाल से चर्चा करेंगे दोस्तों। ये श्रृंखला जो होगी हमारी रट्टा मार श्रृंखला होगी, या इसको हम कर सकते हैं दोस्तों, इससे हम लोग चीज़ों को बार बार पढ़ने से चीज़ों को हम लोग कवर कर सकते हैं। और इसमें वो सवाल है दोस्तों जो पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न पत्र के, ये सवाल को हमने कलेक्ट किया दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में दोस्तों व्यस्त होंगे। दोस्तों आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है दोस्तों कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए दोस्तों। और जो लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अपने बेल आइकन के नोटिफिकेशन को दोस्तों ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी तुरंत आपको प्राप्त हो सके। क्योंकि लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया दोस्तों, लेकिन बेल आइकन को उन्होंने ऑन नहीं किया है, जिससे कि उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। पहला सवाल आपसे दोस्तों क्या कह रहा है, पहला सवाल आपसे 16 नंबर सवाल आपसे कह रहा है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ से देखते हैं। मतलब आपसे इसमें ये कहना चाह रहा है दोस्तों कि संविधान के अंतर्गत, मतलब जितना हमारा संविधान है, पूरे संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र का जो हमारा आदर्श है, जो मूल है, जो उसका उद्देश्य है, वो हमें कहाँ दिखाई देता है। तो दोस्तों हमको आपको पता है, जो हमारा भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना के अंतर्गत दोस्तों, उसमें भारतीय संविधान का पूरा निचोड़ है, समझ लीजिए। प्रस्तावना को ही हम लोग कह सकते हैं कि वो एक सार है पूरा। उसमें उस हमारे संविधान में क्या है, जो अपेक्षाएं क्या की गई हैं, हमारे संविधान के उद्देश्य क्या हैं, हमारे संविधान का लक्ष्य क्या है, ये सब सारी चीज़ों का मूल रूप जो है हमें प्रस्तावना में दिखाई देता है। तो लोकतंत्र वही हमारा क्या होता है, आदर्श होता है। तो भारतीय संविधान के लोकतंत्र के आदर्श हमें किस में दिखाई देते हैं दोस्तों, तो आपको पता होगा दोस्तों, ये हमें किस में दिखाई देता है दोस्तों, प्रस्तावना के अंतर्गत दिखाई देता है, जिसमें आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मैं यहाँ पर ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा बताता चलूँ। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम लोग दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, अगला सवाल आपसे कह रहा है दोस्तों कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है। मतलब संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो दोस्तों ये आपको अगर प्रस्तावना याद है, तो उस प्रस्तावना के अंतर्गत कौन कौन से शब्द के प्रयोग किए गए हैं, उम्मीद करता हूँ इसे मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका आंसर आपको सबको पता होगा कि एक संप्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, इन सभी शब्दों का प्रयोग हमारी प्रस्तावना के अंतर्गत किया गया है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस शब्द का क्रम भी ध्यान रखिएगा, किस क्रम में ये शब्द प्रयोग किया गया है। जैसा कि यहाँ पर देखिए, पहला शब्द, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा, इन शब्दों का क्रम भी पूछ लेता है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि किस क्रम में कौन सा शब्द आया है, पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, क्योंकि कभी कभी अरेंज करने के लिए पूछ लेता है। ठीक है दोस्त, चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 18 आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, 18 नंबर सवाल कह रहा है भारत की संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है। तो दोस्तों अभी अभी हमने पीछे बताया है कि प्रस्तावना में भारत को कैसा देश बताया गया है। तो भारत को दोस्तों कैसा देश बताया गया है, तो ये अभी आपको फिर से मुझे बताने की कोई आवश्यकता मुझे लगता है नहीं होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक और गणराज्य। अगर इसकी मैं थोड़ी सी डिटेल चर्चा आपसे करूं, तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी
पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य घोषित किया गया। ये तो क्रम का ध्यान रखना है। और जैसे कि यहाँ पर और मैं बताऊँ कि मूल संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द नहीं थे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ दोस्तों। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द नहीं थे। इन्हें उस समय की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उनके द्वारा गठित जो है सरदार स्वर्ण सिंह की एक समिति की सिफारिश पर जो है किए गए 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में इन 3 शब्दों को जोड़ा गया। यहाँ से दूसरा सवाल बन सकता है कि भारत की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जो है किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है। और किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जोड़ा गया है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है? सवाल नंबर 19 की बात करते हैं। सवाल नंबर 19 कह रहा है कि संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं था? कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं था? तो अभी हमने आपको बताया दोस्तों क्या क्या शामिल नहीं था दोस्तों। समाजवादी, क्या क्या शामिल नहीं था? समाजवादी, समाजवादी, समाजवादी। और क्या शामिल नहीं था? पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। और क्या शामिल नहीं था दोस्तों? और क्या शामिल नहीं था? अखंडता शामिल नहीं थी, अखंडता शामिल नहीं थी। तो यहाँ पर ये 3 शब्द नहीं थे। अब 3 में से कौन ऑप्शन में है? क्या स्वतंत्रता नहीं थी? थी। समता नहीं थी? थी। तो इसमें से कौन सा नहीं था? तो दोस्तों आपको यहाँ पर पता होगा समाजवादी शब्द जो है ये हमारे संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं थी, इसको बाद में जोड़ा गया है। ठीक, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है कि लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? अब इसके मुझे ये सब जानने की ज़रूरत है। तो लोकप्रिय प्रभुसत्ता का अर्थ एक ऐसी शासन पद्धति से है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। ऐसी शासन व्यवस्था में जनता को अपने प्रतिनिधियों को चुनने तथा समय समय पर परिवर्तित करने का अधिकार होता है। जैसे हमारे यहाँ, आपके यहाँ चुनाव होता है, तो इसमें क्या है? ये लोकप्रिय प्रभुसत्ता का ही एक रूप है। इस शासन प्रणाली का जो विकास होता है दोस्तों, उस सामाजिक समझौता सिद्धांत के आधार पर हुआ है। ठीक, कि लोकप्रिय प्रभुसत्ता लोकमत की शक्ति के सार्थक होती है। ठीक है, मतलब इसमें ओरल अगर आपसे कहा जाए तो जनता के प्रतिनिधि का यह क्या करता है? प्रभुत्व करता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है दोस्तों? सवाल नंबर 21। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है दोस्तों, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर करिए दोस्तों, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचाइए दोस्तों। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा है भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना, या गणतंत्र कब बना? तो दोस्तों आपको पता होगा 26 नवंबर 1949 को भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। क्यों? क्योंकि संविधान सभा द्वारा संविधान की उद्देशिका तथा प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया? लागू किया गया। ठीक है, संविधान के कुछ अनुच्छेदों को तत्काल लागू कर दिया गया था, जबकि बचे हुए कुछ को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अतः पूर्ण संविधान, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा? पूर्ण रूप से संविधान लागू होना और संविधान लागू होना दो अलग अलग चीज़ें हैं। नॉर्मली संविधान जो है थोड़ा बहुत लागू हो गया था, 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था, जिसमें कुछ ही अनुच्छेदों को लागू किया गया था। लेकिन पूर्ण रूप से जो बचे हुए अनुच्छेद को लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। दोस्तों अगर आपसे पूछा है कि यहाँ पर संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1949 को। ठीक है दोस्तों, चलें अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है?
पूर्णतया किस तिथि को लागू हुआ? तो अभी अभी हमने आपको बताया दोस्तों, पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। आंशिक रूप से लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। और यहाँ आपसे क्या पूछ रहा है? पूर्ण रूप से, पूर्णतया किस तिथि को लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर। चलें अगले सवाल की ओर चलते दोस्तों। अगला सवाल हमसे आपसे क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है संविधान की प्रस्तावना अथवा उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया था? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो आपको पता होगा दोस्तों, संविधान की उद्देशिका में संशोधन एक बार किया गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, जिसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता नामक 3 शब्द ला करके इसमें जोड़े गए थे। तो कितनी बार संशोधन हुआ था दोस्तों? एक बार हुआ था। ये आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 24 आपसे क्या कह रहा है दोस्तों? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया? तो अभी आपको हमने पीछे इसके 2 सवाल हमने करवा दिया, ठीक। तो पीछे हमने 2 सवाल करा, उसी से रिलेटेड ये सवाल है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दोस्तों एक जो है संघीय शब्द का जो प्रयोग है वो नहीं किया गया था। परंतु आपको एक बात बहुत अच्छे से पता होगी दोस्तों, अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया था। तो ये प्रस्तावना में संघ नामक शब्द नहीं है कहीं पर, ध्यान रखिएगा। प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है दोस्तों? संघीय शब्द नहीं है। बाकी सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक गणराज्य भी है, और यहाँ पर आपका समाजवादी भी है और धर्मनिरपेक्ष भी है, लेकिन संघीय का कोई शब्द, संघ का कोई शब्द हमारे प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? अगले सवाल में हमारे है क्या? सवाल नंबर 25 की बात करें। सवाल नंबर 25 कह रहा है हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। किसका उल्लेख है? देखिए, किसका उल्लेख नहीं है ये आपसे पूछ रहा है। किसका है उससे मतलब नहीं, किसका उल्लेख नहीं है? न्याय का, भ्रातृत्व का, प्रतिष्ठा की समानता का, या वयस्क मताधिकार का? तो भैया संविधान में किसका प्रयोग नहीं है? तो आपको एक बात बताओगे दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में न्याय भी है, भाईचारा भ्रातृत्व भी है, प्रतिष्ठा समानता भी है दोस्तों, लेकिन वहाँ पर मत का कोई प्रयोग या वयस्क लोगों के मताधिकार का प्रयोग, ऐसा कोई वर्णन हमारे प्रस्तावना में दिया नहीं गया है। तो हमारा डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगर मैं बात करूँ वयस्क मताधिकार के आधार कब दिए गए, तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में निर्वाचन का होना वर्णन किया गया है। जिसमें किया गया अनुच्छेद 326 में, लेकिन प्रस्तावना में इसका कोई वर्णन नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 26 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 26 आपसे कह रहा है कि संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित ऐसे होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? किस तरीके से दिखते हैं? तो यहाँ पर कह रहा है मूल अधिकारों में, या राजनीति के निदेशक सिद्धांतों में, या उद्देशिका में, या मूल कर्तव्यों में। निर्माताओं के मनोभाव, आप एक बात बताइएगा, जैसे अगर किसी का मनोभाव देखना है तो ओवरऑल उसकी बात को जान लीजिए, तो उसी में सारा मनोभाव दिख जाता है कि किस टाइप का व्यक्ति है। ऐसे ही हमारे अगर संविधान के बारे में जानना हो दोस्तों, तो जिसको प्रस्तावना के बारे में ढंग से अगर जानकारी हो जाए, तो उस पूरे संविधान के अंतर्गत क्या मनोभाव है, क्या दशा और क्या दिशा है, क्या उद्देश्य है, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो वही हमारा क्या है? उद्देशिका। वही हमारी क्या है? प्रस्तावना है। तो उसी प्रस्तावना के अंदर हमारा सारा कुछ मनोभाव, दिशा, दशा, उद्देश्य क्या है हमारे संविधान का, सब कुछ वर्णन उसी के अंतर्गत है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर। उद्देशिका में ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्त अगले सवाल, सवाल नंबर 27 की बात अगर किया जाए। 27 नंबर सवाल कह रहा है कि भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? दोस्त अनुच्छेद में तो उसमें प्रस्तावना में तो नहीं हुआ है। अभी इसके पहले ही हम लोग जस्ट पिछले सवाल में हमने देखा। तो संघीय शब्द का उल्लेख कहाँ हुआ है? प्रस्तावना में हुआ है क्या? तो हमने अब जान ही लिया कि प्रस्तावना में तो संघीय शब्द का कोई वर्णन ही नहीं है।
क्या भाग 3 में है? तो भाग 3 में भी नहीं है दोस्तों। अनुच्छेद 368 में है? तो नहीं है दोस्तों। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो भारतीय संविधान में संघ शब्द के स्थान पर अनुच्छेद 1 के अंतर्गत राज्यों का जो संघ है उसका प्रयोग किया गया है। राज्यों का संघ जो है संघीय, देखिए स्पेशल संघीय शब्द पूछा है, संघ नहीं पूछा है। संघीय शब्द का कोई वर्णन नहीं है हमारे संविधान में, केवल और केवल अगर वर्णन है तो अनुच्छेद 1 के अंतर्गत राज्यों का संघ नामक शब्द प्रयोग में आया है, लेकिन संघीय नामक शब्द प्रयोग में नहीं आया है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का वर्णन नहीं है। आगे चलते हैं दोस्त अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर आपका 28 क्या कहता है दोस्तों? भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? किस रूप में वर्णित किया गया है? क्या परिसंघ कल्प है, या एकात्मक है, या राज्यों का संघ है, या फिर परिसंघ है? तो दोस्तों परिसंघ तो है नहीं, एकात्मक तो है नहीं, परिसंघ कल्प है नहीं, तो भैया राज्यों के संघ की चर्चा हुई है, बाकी इन तीनों में से किसी की नहीं हुई। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है? भारत को दोस्तों अनुच्छेद 1 में दोस्तों राज्यों के संघ नाम से क्या किया गया है? इंगित किया गया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो इस वीडियो का दोस्तों, इस लेक्चर का दोस्तों लास्ट सवाल होगा। मैं हर वीडियो में संविधान के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित रहूँगा दोस्तों। हर डे ये हमारा चलता रहेगा दोस्तों। 2-3 दिन की और बात है दोस्तों, थोड़ा सा मैं सेटलमेंट अपना व्यवस्थित पूर्ण रूप से कर लूँ दोस्तों, तो मैं आपको हर वीडियो का एक टाइम बता दूंगा कि इस टाइम पर ये वीडियो अपलोड की जाएगी। सब्जेक्ट वाइज को क्लियर कर देंगे। फिर आपको दोस्तों हिंदी की भी वीडियो मिलने लगेगी, संविधान की भी मिलने लगेगी, रीजनिंग की भी मिलेगी दोस्तों, और मैथ की भी मिलेगी, ठीक है। और सबको हम जो है कि एक टाइम निर्धारित कर देंगे कि इतने बजे ये वीडियो अपलोड होगी, इतने बजे ये वीडियो अपलोड होगी। उसका एक टाइम टेबल बना करके हम आप लोगों के समक्ष उस चीज़ को संदेश मैसेज के रूप में आपको दे देंगे, जिससे आप लोग उस टाइम पर एकदम अलर्ट रहेंगे। और कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या हमारे NPMS रीजनिंग क्लासेज नामक एक टेलीग्राम चैनल से भी आप आसानी से जुड़ करके वहाँ भी अपनी समस्या को आप बता सकते हैं। या कोई और दिक्कत होती है तो हमारे इस वीडियो में आप कमेंट करके हमको सूचित कर सकते हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों, ठीक है। चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 30 की बात करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो दोस्तों भारत को क्या कहा गया है, जस्ट अभी हमने पिछले सवाल में इस चीज़ को हल किया है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? राज्यों का संघ आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आ रही है दोस्तों तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है दोस्तों, सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप सभी लोग बेल आइकन को ज़रूर ऑन करके रखिए दोस्तों, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप लोगों तक जल्दी से जल्दी मिल जाया करे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।